डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कहा था कि बेसिकली दोनों जो कैटेगरीज हैं दीज आर डेटा कन्वर्टर्स। आज की क्लास में बेसिकली ये जो स्टार्ट का पार्ट है ये तो आपके पास बेसिकली जो डेटा कन्वर्टर्स हैं उनकी ब्लॉक डायग्राम्स हैं। जो पहली ब्लॉक डायग्राम है वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, जिसका अगर इनपुट हम कंसिडर करें तो इनपुट को VA यहाँ लिखा गया है, विच इज़ अ जनरल नोटेशन। कोई भी नाम हो सकता है, बस ये है कि इनपुट वुड बी इन दिस केस एन एनालॉग सिग्नल एंड आउटपुट वुड बी एन बिट डिजिटल वर्ड। डिजिटल वर्ड का क्या मतलब है कि एन बिट बाइनरी नंबर होगा आउटपुट, जो कि उस एनालॉग सिग्नल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली जनरेट हो रहा होगा। क्योंकि एनालॉग सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो अपडेट हो रही होती है। एनालॉग सिग्नल कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिंग भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो जो डिजिटल आउटपुट आ रही है वो भी कांस्टेंट होगी, और अगर वेरिंग होगा तो फिर डिजिटल आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है। और जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है दैट डज द ऑपोजिट ऑपरेशन। इसमें आप जो इनपुट देते हैं वो आपके पास n बिट बाइनरी नंबर होता है, और उसमें जो VA आपके पास आउटपुट जनरेट होती है दैट इज़ अ एनालॉग वेवफॉर्म। ये 2 पोर्ट इसलिए दिखाया गया क्योंकि आप जो भी सिग्नल अप्लाई करते हैं वो 2 पोर्ट्स के दरमियान कनेक्ट होता है। ठीक है। इस तरह आउटपुट भी आप 2 पोर्ट्स के दरमियान लेंगे, ये 2 पिन्स के दरमियान। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट होगा वो आपके पास अगर आप उसको इमेजिन करें तो वो इस तरह स्टेयर केस आउटपुट आएगी आपके पास। स्टेयर केस आउटपुट जो है वो क्यों आएगी? क्योंकि आपका सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा होगा बाय डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस। तो जब बाइनरी कॉम्बिनेशंस आपके पास आएंगे तो वो सैम्पल वैल्यूज़ होंगी, और उन सैम्पल वैल्यूज़ को रफली फिर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास स्टेयर केस टाइप आउटपुट आएगी। ये जो स्टेयर केस आउटपुट हमारे पास आएगी, इसको स्मूथ करने के लिए हम इस आउटपुट को पास ऑन करते हैं टू अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम क्या होता है? लो पास फिल्टर जो है वो जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं सिग्नल में उनको सप्रेस कर देता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिटेन करता है, जिसकी वजह से सिग्नल स्मूथ आउट हो जाता है। या इसको अगर आप एक और तरह से समझने की कोशिश करें तो जो लो पास फिल्टर होता है उसको आप कह सकते हैं कि लो पास फिल्टर एक्ट्स जस्ट लाइक अ RC सर्किट, जिसका टाइम कांस्टेंट आपके पास जो है वो हाई होता है। तो जब वो आपके पास RC सर्किट में चार्जिंग होती है तो क्योंकि डिस्चार्ज टाइम उसका हाई है तो इस वजह से वो डिस्चार्ज नहीं होता। जब डिस्चार्ज नहीं होता तो ये जो आपके पास स्टेप्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ आउट हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप जो है DC पावर सप्लाई में जो फिल्टर कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं वही वाला काम यहाँ पर जो है वो लो पास फिल्टर करेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास बेसिकली जनरल सा इंट्रोडक्शन टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को पहले, और फिर इसकी हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है फ्लैश टाइप, दूसरी है काउंटर टाइप और तीसरी है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप। ठीक है। अब तीनों टाइप्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन तीनों टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे तो हमें साथ साथ क्लियर होता जाएगा कि इन टाइप्स को जो ये लेबल असाइन किया गया या ये नेम असाइन किया गया है उसकी रीज़न क्या है। ठीक है। अब फ्लैश टाइप किस वजह से फ्लैश टाइप है, काउंटर टाइप में क्या चीज़ काउंटर का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करती है, या अप्रॉक्सीमेशन कहाँ से आई। ठीक है। तो ये अभी हम 1 बाय 1 तीनों कन्फिग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। फ्लैश टाइप जो है दैट इज़ कंपैरेटर बेस्ड। कंपैरेटर तीनों ही में यूज़ होंगे, लेकिन इस फ्लैश टाइप का जो बेसिक कंपोनेंट है वो कंपैरेटर है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ड है कंपैरेटर पे। जो बाकी दोनों टाइप्स हैं वो कंपैरेटर के अलावा और कुछ हार्डवेयर के ऊपर भी बेस्ड हैं, और वो हार्डवेयर उनकी फंक्शनैलिटी को भी इफेक्ट करता है। फ्लैश टाइप की जो फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली कंपैरेटर्स के ऊपर बेस्ड है, और इसमें भी हम एक और मॉड्यूल ऐड करेंगे, लेकिन जस्ट वो एक इनकोडिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इनकोडर हम इसमें एक स्पेसिफिक यूज़ करेंगे। लेकिन जो
कन्वर्जन है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वो प्योरली जो है वो कंपैरेटर्स की हेल्प से होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम ये कह रहे हैं कि हमने कंपैरेटर्स यूज़ करने हैं, तो कंपैरेटर्स कितने यूज़ करने हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कितने कंपैरेटर्स इस सर्किट में रिक्वायर्ड होंगे। तो कंपैरेटर्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो प्योरली डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट पे कितनी प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, और प्रिसीजन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ बिट्स पे, यानी आपको कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी या प्रिसीजन रिक्वायर्ड है। तो जितनी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उतनी आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है उससे हम देख लेते हैं कि अगर हमें 3 बिट आउटपुट रिक्वायर्ड है, यानी हम इसको कह दें स्मॉल n इज इक्वल टू 3, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कंपैरेटर्स चाहिए होंगे वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, यानी कैपिटल N shows here the required number of comparators is equivalent to 2 raised power n, where the small n is the number of output bits, यानी जितनी आप चाह रहे हैं कि आपके पास जितने बिट में आउटपुट जनरेट हो वो आपका स्मॉल n है, 2 raised power n minus 1। तो जैसे इस केस में हमने कहा कि हमें अगर 3 बिट का आउटपुट रिक्वायर्ड है, तो दिस मीन्स कि आप इसमें n को 3 अगर प्लग इन करें तो 7 कंपैरेटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस केस में। और बेसिकली ये जो आपका ADC होगा जिसमें आप 7 कंपैरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और इसका आउटपुट 3 बिट का है, तो ये आपका ADC कन्वर्ट कर सकता है किस एनालॉग सिग्नल को, जो रेंज करे बिटवीन 0 to 7 वोल्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि 3 बिट जो बाइनरी कॉम्बिनेशंस होते हैं 000 से लेकर 111 तक वो कवर करते हैं डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 अप टिल 7। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ADC 3 बिट्स का होगा वो एनालॉग सिग्नल जिसकी वैल्यू चेंज हो और वेरी करे फ्रॉम 0 to 7 वोल्ट्स उसको कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल में, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सैम्पल करके बाइनरी आउटपुट जनरेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये सर्किट एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि सर्किट किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और ठीक, अभी हमें सही नज़र आ रहा है पूरा सर्किट। अच्छा, अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो इसको पहले हम जूम करके देख लेते हैं पूरी तरह से कि इसमें हमने किया क्या। इस सर्किट में हमारे पास जो 7 कंपैरेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये हमने 7 कंपैरेटर्स यहाँ पर कनेक्ट किए। दिस इज़ कंपैरेटर नंबर 1, कंपैरेटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। और जितने भी कंपैरेटर्स हैं उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है Vin, where Vin इज़ द एनालॉग सिग्नल जिसको आप जो है वो बेसिकली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल में। अब ये मैं एक लाइन से इनको कॉमन करके भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली शो किया। लेकिन ये एक ही डेटा लाइन होगी एनालॉग सिग्नल की जो इन सब के सब कंपैरेटर्स को इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स पे मिल रही होगी, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उन पे ये जो डिफरेंट यहाँ मैंने नोड्स डिफाइन की हुई हैं, इन नोड्स से वोल्टेजेस आ रही हैं, ठीक है। अब इन नोड्स का एक एंड जो है ये बेसिकली आपके पास एक रेजिस्टिव डिवाइडर सर्किट है जिसमें जो जितनी भी रेजिस्टेंसेस यूज़ हो रही हैं वो सब इक्वलेंट वैल्यूज़ की हैं, इसलिए उनको कैपिटल R से शो किया। और कितनी रेजिस्टेंस है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 रेजिस्टेंसेस हैं टोटल। तो अगर ये 8 रेजिस्टेंसेस हैं और ये आपके पास डिवाइडर सर्किट में यानी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो दिस मीन्स हर एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ जो आपने V रेफरेंस इज इक्वल टू 8 वोल्ट प्रोवाइड किया है, इसका कितना कंज्यूम कर रही होंगी, इक्वलेंट पार्ट कंज्यूम कर रही होंगी सारी रेजिस्टेंसेस। यानी अगर 8 रेजिस्टेंसेस हैं तो जो वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है उसका 1/8 हर रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंसेस हैं। जब इक्वलेंट रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं तो अगर 2 रेजिस्टेंसेस आपकी कनेक्टेड हैं सीरीज सर्किट में तो वो हाफ वोल्टेज कंज्यूम करती हैं। अगर 3 हो तो वो 1/3 कंज्यूम करती हैं, 4 हो तो 1/4। तो अगर 8 हैं तो हर एक रेजिस्टेंस
1/8 ऑफ द वोल्टेज जो है वो कंज्यूम करेगी, यानी 1/8 ऑफ दिस वी रेफरेंस जिसको हमने 8 वोल्ट सेट किया। सो दिस मीन्स अगर मैंने इसको 8 वोल्ट सेट किया है तो इस रेजिस्टेंस के बाद इस रेजिस्टेंस ने इसका कितना कंज्यूम कर लिया पार्ट, 1/8 कंज्यूम कर लिया, तो बाकी कितना रह गया 7/8 ऑफ वी रेफरेंस, ठीक है, यानी 7 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर ये 6/8 हो गया क्योंकि एक 1/8 जो है वो इस रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद इस रेजिस्टेंस की कंजम्पशन के बाद ये 5/8 हो गया, फिर इसकी कंजम्पशन के बाद 4/8 यानी हाफ यहाँ तक कंज्यूम हो चुका है, फिर 3/8 रह गया, फिर 2/8 रह गया, और फिर यहाँ पर आके जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो वी रेफरेंस का 1/8 है, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस 1/8 ऑफ वी रेफरेंस कंज्यूम करती जा रही है, और आपके पास 1/8 के बाद जितना वोल्टेज रह जाता है वो इस नोड पे पेयर होता है, यानी जो पहला कंपैरेटर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर 7/8 इंटू वी रेफरेंस आपके पास 8 है, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 वोल्ट्स। इसी तरह यहाँ पर 6 वोल्ट्स इस दूसरे कंपैरेटर को मिल रहा है, इसको 5 वोल्ट मिल रहा है, इसको 4 वोल्ट मिल रहा है, इसको 3 वोल्ट मिल रहा है, इसको 2 वोल्ट मिल रहा है, और इसको 1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटर 1 का जो वी रेफरेंस है वो है 1 वोल्ट। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 इनकी नंबरिंग भी हुई है, बेसिकली ये वी रेफरेंस की वैल्यू भी है, तो आप इसको कंपैरेटर का नंबर भी कह सकते हैं और आप इसको वी रेफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हर कंपैरेटर का वी रेफरेंस 1 वोल्ट से वेरी कर रहा है, ठीक है। चलें, ये तो होगी कंपैरेटर्स की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये जो दूसरा मॉड्यूल यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इज़ अ प्रायोरिटी इनकोडर, एंड दिस इज़ एन 8x3 प्रायोरिटी इनकोडर। इनकोडर क्या होता है, जिसकी इनपुट ज़्यादा होती हैं और आउटपुट आपके पास कम होती है। क्योंकि यहाँ हमें इनकोडर रिक्वायर्ड इसलिए है कि आपके पास अगर सिर्फ आप इन कंपैरेटर्स को यूज़ करें तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है 7 बिट आउटपुट आ रही है। 7 बिट में से इसलिए कहूँगा क्योंकि इन कंपैरेटर्स का आउटपुट या तो हाई होगा या लो होगा। हाई कब होगा, जब आपका वी इन वी रेफरेंस से ज़्यादा होगा, कल हमने पढ़ा था जैसे, तो इसका आउटपुट हाई होगा। और लो कब होगा, जब वी इन वी रेफरेंस से कम होगा, तो लो होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 7 बिट की आउटपुट आ रही थी, लेकिन जो डिकोडर है उसकी टोटल इनपुट्स 8 हैं। तो जो हमने इसकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट है ये x0 यानी 0th इनपुट, इसको हमने परमानेंटली ग्राउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट इनपुट है उसको हमने ये जो कंपैरेटर नंबर 1 है इसकी आउटपुट से कनेक्ट किया, सेकंड को हमने कंपैरेटर 2 से, थर्ड को कंपैरेटर 3 से, एंड सो ऑन। जो 7th इसकी इनपुट है यानी 0 से लेकर 7, अगर टोटल काउंट करें तो 8th इनपुट है, लेकिन नंबर उसका 7 है। तो जो लास्ट आपकी इनपुट है वो जो सबसे ऊपर कंपैरेटर लगा हुआ है जिसका वी रेफरेंस सबसे हाई है, इसका वी रेफरेंस सबसे हाई है ना, क्योंकि इसको वी रेफरेंस 7 वोल्ट मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो 7th कंपैरेटर है इसकी आउटपुट बेसिकली ये नंबर 7 इनपुट ऑफ द प्रायोरिटी इनकोडर से कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अब इस सर्किट की वर्किंग अगर हम देखें तो इस सर्किट की वर्किंग कैसे होगी। इस सर्किट की वर्किंग ऐसे होगी कि आपके पास ये तो हमने देख लिया कि हर कंपैरेटर को कितना वी रेफरेंस मिल रहा है, 1 से लेकर 7 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अब वी इन जो है वो इन तमाम कंपैरेटर्स के लिए कॉमन है और इन सब के पॉजिटिव इनपुट पे कनेक्टेड है, यानी ये सारे कंपैरेटर कौन से हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर हैं। तो अब आपका एनालॉग सिग्नल जो है अब वो जब राइज करना शुरू करेगा तो राइज करते करते सबसे पहले वो किसके वी रेफरेंस को पास करने की प्रोबेबिलिटी हाई है, कंपैरेटर नंबर 1 की, क्योंकि इसका वी रेफरेंस 1 वोल्ट है। तो जब आपका एनालॉग इनपुट 1 वोल्ट को एक्सीड करेगा तो ये वाला जो कंपैरेटर 1 है इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी और बाकी तमाम कंपैरेटर्स की आउटपुट 0 रहेगी। जैसे ही वो 2 वोल्ट को एक्सीड करेगा तो इन दोनों कंपैरेटर्स की आउटपुट हाई हो जाएगी और बाकी सबकी लो होगी। जब वो 3 वोल्ट्स को एक्सीड करेगा तो इन तीनों की उस वक्त हाई होगी। तीनों की क्यों हाई होगी, क्योंकि वो 1 को भी क्रॉस कर चुका है, 2 को भी क्रॉस कर चुका है और 3 को भी क्रॉस कर चुका है। इन तीनों कंपैरेटर्स के वी रेफरेंस क्रॉस हो चुके हैं। तो
इसलिए तीनों का ही आउटपुट हाई होगा। इस तरह जब 4 को क्रॉस कर जाएगा तो इसका भी हाई हो जाएगा, जब 5 को क्रॉस जाएगा इसका हाई हो जाएगा, जब 6 को क्रॉस करेगा तो इसका, जब 7 को क्रॉस कर जाएगा मींस अब वो अपने मैक्सिमम 8 वोल्ट्स की तरफ जा रहा है, तो तमाम कंपैरेटर्स उस वक्त हाई आउटपुट जनरेट कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि अब इस चीज़ को हमें हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये कोई बाइनरी सीक्वेंस आपको जनरेट नहीं करके दे रहे, ठीक है, इनमें तो सीक्वेंस किस तरह से आ रहा है, पहले ऑल जीरोस थे, फिर 1 एंड ऑल जीरोस, फिर 1 एंड ऑल जीरोस, फिर 1 एंड ऑल जीरोस, फिर 4 1s एंड 3 जीरोस एंड सो ऑन। यानी ये कोई बाइनरी सीक्वेंस नहीं चल रहा, ये बस एक एक बिट टाइम के साथ सेट होती जा रही है। पहले कोई बिट सेट नहीं थी, फिर पहली बिट ये वाली सेट हो गई, फिर दूसरी बिट सेट होगी, फिर तीसरी भी सेट होगी, फिर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, यानी 7 बिट्स आपके पास हाई हो गई। तो ये तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि हमारे पास जो है वो इनपुट की क्या वैल्यू है, ठीक है। अब मैं देखूं कि 1 वोल्ट एक्सीड हुआ था और मेरे पास ये जो आउटपुट आ रही थी ऑल जीरोज एंड 1, ठीक है, तो चलो वो तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि अगर हम इसको रीड करें फ्रॉम, इसको हम कहें एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहें, तो मेरे पास क्या आ जाता 0 0 0 0 0 0 एंड 1। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 1 के इक्विवेलेंट है। लेकिन जब 2 वोल्ट्स एनालॉग इनपुट एक्सीड करेगा तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ये दोनों 1 हो जाएंगे और बाकी 0, यानी 5 zeros एंड 1 1। तो 1 1 तो आपके पास 3 होता है, इस तरह जब वो 3 वोल्ट्स एक्सीड करेगा तो 1 1 हो जाएगा और 1 1 7 होता है। सो दिस मीन्स अगर हम इन कंपैरेटर्स का डायरेक्टली आउटपुट रीड करते तो वो हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी वो हमारे एनालॉग इनपुट को करेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी प्रायोरिटी इनकोडर की। अब ये जो हमने प्रायोरिटी इनकोडर यहाँ पे कनेक्ट किया है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग आप इसके ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं, ये आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में भी पढ़ा होगा। अब इसका जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है, इसमें ये जो x0 से लेकर x7 है, बेसिकली ये क्या है, ये इन कंपैरेटर्स के आउटपुट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लेबल हुआ है। x0 जो है वो तो बेसिकली आपका परमानेंटली ग्राउंड है, जो इस कंपैरेटर की इनकोडर की 0th इनपुट को मिल रहा है। x1 जो है वो कंपैरेटर 1 का आउटपुट है जो इसकी फर्स्ट इनपुट को मिल रहा है, एंड सो ऑन। x7 जो है वो लास्ट कंपैरेटर का आउटपुट है जो इसकी 7th इनपुट को मिल रहा है, ठीक है। 7th इनपुट तो आप ना कहें, इसको 8th इनपुट कहें, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक आप रीड आउट कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका इंडेक्स 7 है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो नंबर 8 है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी इनकोडर काम किस तरह से करता है। प्रायोरिटी इनकोडर जो इसका नाम है वही सजेस्ट कर रहा है, प्रायोरिटी ये किसे देगा, जो हायर सिग्निफिकेंट बिट होगी उसे। अब इस लास्ट कॉम्बिनेशन से देखें, अगर इस लास्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास x0 जो है उसकी वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये क्रॉस क्या शो करता है, डोंट केयर, ठीक है। तो हमने x0 को परमानेंटली ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। अगर वो 1 भी होता तब भी, अगर सिर्फ आपका x0 1 है तो जो इनकोडर है उसकी आउटपुट 000 होती है। अगर आपका x1 1 हो जाता है तो फिर प्रायोरिटी किसे मिलेगी, x1 को। x0 की वैल्यू मैटर नहीं करेगी, वी वोंट केयर अबाउट x0 कि x0 0 है या 1 है। अगर x1 1 हो जाता है तो जो आपका इनकोडर है उसकी आउटपुट 001 हो जाएगी। इस तरह अगर x2 1 हो जाता है देन वी वोंट केयर अबाउट कि x1 क्या था और x0 क्या था, ईदर वो 0 थे या 1 थे, जो भी थे। प्रायोरिटी इसको मिलेगी कि अगर x2 आपका हाई हो गया, अगर x2 हाई हो जाता है तो इनकोडर की आउटपुट हो जाएगी 010 विच इज़ 2, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि x0 की वैल्यू पे अगर x0 0 है 1 है, तो x0 0 या 1 हो तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एनालॉग इनपुट अभी तक 1 वोल्ट्स तक नहीं पहुंचा। जब वो 1 वोल्ट तक पहुंच जाएगा तो दिस मीन्स पहले कंपैरेटर का आपने वी रेफरेंस क्रॉस किया है, तभी उसका आउटपुट हाई हुआ है, तो तब x1 1 होगा। जब x1 1 होगा तभी हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड है बाइनरी आउटपुट उसको 1 होना चाहिए। तो ये वही हो रहा है कि जब आपके पहले कंपैरेटर का आउटपुट 1 हुआ है तो आपको आउटपुट पे भी 001 मिल रहा है। इससे जब दूसरे कंपैरेटर का आउटपुट 1 हुआ है वो कब 1 होगा, जब आपका एनालॉग सिग्नल 2 वोल्ट्स को एक्सीड कर गया, ठीक है।
फिर आपका आउटपुट 2 हो जाएगा। इस तरह अब यहाँ पे देखें, जब x4 1 हो जाएगा तो आप पिछले जितने कंपैरेटर्स हैं उनकी आउटपुट को नहीं देखेंगे, आप प्रायोरिटी देंगे इसे, जो आपको बता रहा है कि अब आपका एनालॉग सिग्नल 4 वोल्ट्स को क्रॉस कर चुका है, तो आपकी आउटपुट भी 100 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे कि जब आपका x7 1 हो जाता है तो आपकी आउटपुट भी 111 हो जाएगी, यानी 7 वोल्ट्स आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ADC का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपकी आउटपुट रेंज कर रही है फ्रॉम 000 अप टिल 111 और बिल्कुल सही से करस्पॉन्ड कर रही है कि आपके एनालॉग सिग्नल की वैल्यू क्या हो चुकी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रायोरिटी इनकोडर यहाँ पे रिक्वायर्ड था कि वो हमारी आउटपुट को जो है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, दिस इज फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप इसमें हम इसे इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आपका इनपुट चेंज होता है, आउटपुट उसी तरह उसी टाइम ही फ्लैश करके ये चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, यानी फास्ट अपडेट होगा इसमें, ठीक है। एज इनपुट चेंजेस आउटपुट एग्जैक्टली फॉलोज द इनपुट विद मिनिमम डिले। तो इसलिए हम इसको फ्लैश टाइप कहते हैं कि जैसे ही इनपुट वेरी करता है तो आपका आउटपुट की जो बाइनरी बिट्स हैं वो भी फ्लैश करती हैं, वो भी वेरी कर जाती है, ठीक है। तो फ्लैश टाइप हम इसलिए भी कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है, तो आप इसको इसलिए फ्लैश टाइप कहते हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर हमारा काफ़ी हैवी था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसलिए आज के लेक्चर को मैं इस पे ही स्टॉप करता हूँ, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो बाकी टाइप्स हैं दोनों, उनको कल के ही लेक्चर में कवर कर लें, ताकि आपका इस वीक का जो 3 क्रेडिट आवर का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए। सो आई विल कंक्लूड this lecture here. I hope you are getting the online content. I agree and I understand कि मुश्किल है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसमें कन्वर्सेशन नहीं होती, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, और मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।